एक एडिशनल डायपोल की वजह से फिर से हम दो कंपोनेंट्स लेंगे और एक्सियल इक्वेटोरियल फिर से लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 और 11 में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, एक सिंपल डायपोल हमें इस तरीके से प्लेस कर दिया गया है और इधर कहीं पॉइंट है ए, इधर पॉइंट बी, और इस पाथ को फॉलो कराते हुए हम ए से बी तक लेके जा रहे हैं। इधर है डिस्टेंस आर, ये भी डिस्टेंस आर, एंगल ये हमें 45 दिया गया, इधर भी हमें एंगल 45 दिया गया है। सही है, सोचना बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे ए पे पोटेंशियल लिखना है तो क्या लिखोगे, केपी कॉस और थीटा की जगह 135 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब 135 क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है कि हम एंगल इस तरीके से लेते हैं, तो ये एंगल कितना होगा 135। अच्छा, पोटेंशियल यदि मैं बी पे लिखूं तो सिंपल लिखूंगा केपी कॉस 45 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये लिखेंगे। अच्छा, तुम्हें ये पता है कि वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, और इसको तुम चाहो तो Q इंटू डेल्टा वी भी लिख सकते हो। तुम चाहो इसे तो V को तुम लिखोगे फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये लिखोगे, क्योंकि हम A से B की तरफ ला रहे हैं तो B मेरा फाइनल पोटेंशियल है, A मेरा इनिशियल पोटेंशियल है, तो Q VB VA तुम्हें पता है, तो KP cos 45 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और इधर आएगा माइनस ऑफ KP cos 135 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये है आंसर, कर लोगे इसके आगे सॉल्व। ये था क्वेश्चन नंबर 8। ये तुम सॉल्व कर लोगे तो इसका मैसेज करो समझ आ गया हो तो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे cos 135 कितना लिखोगे, -1/√2, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखना क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या दिया गया है, एक सिंपली हमें एक रिंग दिया गया और इस पे हमें चार्ज डेंसिटी दिया गया लैम्डा नॉट कॉस थीटा, लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा में दिया गया है। सही है, सोच के बताओ यदि मैं कॉस थीटा की वैल्यू के हिसाब से देखूं तो इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, एंड सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव। तो क्या इस पे चार्ज का इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या, जैसा मैंने दिखाया है, देखो ध्यान से, होगा ना। सही है, अब सोचो ध्यान से, मानो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट डी थीटा अज्यूम करा थीटा एंगल पे, तो इस वाले की वजह से जो डायपोल मोमेंट हम डीपी लिखेंगे वो इस तरफ लिखेंगे। सही है क्या, एंड समझना ध्यान से, यदि मैं इसके जस्ट अपोजिट में सेम डी थीटा का एलिमेंट लूं तो क्या इसकी वजह से भी जो डायपोल का डायरेक्शन होगा, डायपोल मोमेंट का, वो सेम इसी डायरेक्शन में होगा क्या, सोचो कैसे। मान लो ये पॉजिटिव होता तो तुम तो डायरेक्शन ऐसे दिखाते, है नेगेटिव तो इसका ऑपोजिट यानी किसी डायरेक्शन में। फील कर पाए क्या तुम। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि इधर का जो नेगेटिव पार्ट है ना, इधर का नेगेटिव पार्ट, इस नेगेटिव पार्ट का जो डायरेक्शन है सेम ऐसे ही रहने वाला है। मतलब मैं इतने को सॉल्व करूं और इसके आंसर में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, बात समझ रहे हो।
मैं इस पार्ट को सॉल्व करूं और इसके फिर यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा फाइनल आंसर आ जाए। ये पार्ट तो मैं समझ में आता है तो ये इसका मैसेज करो। मैं 2 से मल्टीप्लाई क्यों करूंगा ये समझ में आता है तो ये इसका मैसेज करो। सही है। तो हमारा अब देखा जाए, अब देखो टेक्निकली क्वेश्चन तो सिर्फ हाफ सर्कल का बचा है और हाफ सर्कल हमने किया है। अब कैसे करेंगे देखो, इधर के दो कंपोनेंट्स होंगे, ये एंगल थीटा लिखो तो इधर तुम लिखोगे डीपी कॉस थीटा और इस तरफ लिखोगे डीपी साइन थीटा। तुम क्लियरली देख सकते हो कि डीपी साइन थीटा जो ऊपर है ऐसा ही एक नीचे होगा और इससे ये कैंसिल होगा। फील कर रहे हो क्या? जो डीपी साइन थीटा इधर जो नीचे है उससे कैंसिल होगा और क्वेश्चन में सिर्फ जो डीपी कॉस थीटा उसी को हमें सॉल्व करना होगा। ये कैसे करा देखो, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट फिर इधर अज्यूम करा डी थीटा का, तो यहाँ भी इसके लिए डीपी इस तरीके से होगा, तो इसके भी दो कंपोनेंट्स इधर और इधर, तो देखो इससे ये कंपोनेंट कैंसिल हो गया, सिर्फ एक्स वाला ही रह रहा है जैसा कि पहले भी सॉल्व किए हो। तो इस तरीके से हमें पता लग गया कि टेक्निकली हमें क्या सॉल्व करना है और क्यों सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे जो पी नेट है, डीपी नेट, वो हम सिंपल कैसे लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीपी कॉस थीटा, राइट। और तुम्हें डीपी लिखना बहुत बार सिखाया गया है, डायरेक्ट लिखूंगा लैम्डा आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। ये आया कैसे, तो इस पॉइंट का जो तुम्हें कोऑर्डिनेट देखना है तो आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा से देख सकते हो, तो लैम्डा आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा आएगा, सिंपल। अब लैम्डा की जगह क्या है, लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट कॉस थीटा, तो लैम्डा नॉट आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। एंड इसी का इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक, देखो इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2 तक, यही होगा इंटीग्रेशन। करते हैं सॉल्व, ध्यान से देखना। कांस्टेंट बाहर निकालो तो लैम्डा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का हमें इंटीग्रेशन करना नहीं आता है, क्योंकि cos थीटा का देखो स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो cos का हमें कोई फॉर्मूला नहीं बताया गया, हमें कुछ जुगाड़ लगाना होगा कि कैसे इसे हम ब्रेक करके सॉल्व करें। तो हमें एक फॉर्मूला याद आता है हाफ एंगल का। हाफ एंगल का हमें फॉर्मूला बताया गया है, cos स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। यही होगा क्या, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस, चेन रूल से अच्छा ये वाले से कर लेते हैं ना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला तुमने पढ़े भी होगे, पढ़े हो क्या हाफ एंगल का? हाँ बिल्कुल सही बात है, बस करो रिप्लेस। तो देखो लैम्डा नॉट आर स्क्वायर ये आएगा 1/2 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 का इंटीग्रेशन और लिमिट -π/2 से +π/2। करो सॉल्व, क्या बाहर निकलेगा, लैम्डा नॉट आर स्क्वायर 1/2 बाहर रह जाएगा और डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा और लिमिट कहां से कहां तक, तो -π/2 से +π/2। लिमिट कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2। ध्यान से देखना, और इधर आएगा 1/2 cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा sin 2 थीटा और नीचे एक 2 से डिवीजन आएगा, लिमिट रखेंगे कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2। ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, जब इस लिमिट को रखोगे तो ये टर्म इधर से तुम्हें 0 देगा, तो जो मेरा आंसर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, लैम्डा नॉट आर स्क्वायर और लिमिट सॉल्व करने के बाद पाई, और यहाँ पे 2 का टर्म आ रहा है। ठीक है, तो हमने सिर्फ इतने की वजह से सॉल्व करा, और तुम्हें स्टार्टिंग में बताया गया था कि नेट डायपोल मोमेंट के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों करना होगा इसका रीजन तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो मेरा आंसर है लैम्डा नॉट पाई आर स्क्वायर थीटा, फाइनल आंसर। हर्षल क्या तुम डेली क्लास अटेंड करते हो क्या? क्या 11th एलन से पढ़े हो या फिर
11th कहाँ से पढ़ा है तुमने? फिर क्यों दिक्कत आ रही है? मतलब सिंपल है कि तुम घर पे मेहनत नहीं करते हो। कितने घंटे पढ़ाई करते हो घर पे? 5 घंटे में क्या होने वाला है? दिन भर में तुम क्लास के बाद 5 आवर्स ही पढ़ते हो, बताओ। तो कम है ना, बहुत कम है। कम से कम 8-9 के आसपास निकालो। ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, देखो मैं फिर से बता दूं। कहीं भी वर्ड ग्रेडियंट लगा होना इसका मतलब डिवीजन बाय एक्स। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा? डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ये कुछ नहीं, सिंपल तुम कहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम इसे कह सकते हो। सही है। कभी भी ग्रेडियंट वर्ड लिखा हो ना, इसका सिंपल सा मतलब है कि डिवीजन बाय एक्स, डिस्टेंस लेंथ से डिवीजन रहेगा। ठीक है। जिससे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं, वो सबसे पहले क्या करो कि ग्रुप पे जो वीकली असाइनमेंट्स दिए गए हैं, स्ट्रिक्टली वीकली असाइनमेंट को सॉल्व करो। एक बार नहीं, 2 बार सॉल्व करो। फिर बिगनर बॉक्स को सॉल्व करो। बस तुम्हारा यही मटेरियल होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ और मत सॉल्व करना। और इसी मटेरियल को एक बार हो जाए तो 2 बार, 2 बार हो जाए तो 3 बार। और क्लास नोट्स में जो भी क्वेश्चंस कराए गए हैं सिर्फ इतना, एचसीबी भी नहीं करना है। जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, उसके लिए वीकली असाइनमेंट जो ग्रुप पे पोस्ट किया जाता है वो, उसके बाद बिगनर बॉक्स, और जो क्लास होमवर्क में कराया जाता है, क्लास नोट्स में कराया जाता है, सिर्फ उतना, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो फिर जब तुम्हें क्वेश्चंस बनने लग जाए, फिर जाके तुम एचसीबी अटेम्प्ट लोगे, है ना। मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ जिससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिससे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कतें आती है। उस स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। हम्म। बाकी जब हमसे क्वेश्चन बनता है तो अपन तो करेंगे ना, बिल्कुल। एचसीबी के हो रहे हैं बट बिगनर बॉक्स के नहीं हो रहा है। मेहनत करो। होने चाहिए थे दोनों के। होंगे यार, इजी टॉपिक है। बस क्लास में फुल अटेंटिव, मतलब फुल एकदम अटेंशन के साथ बैठो, सब कुछ सही हो जाएगा। सर मीन्स इफ आई एम गेटिंग 8 आउट ऑफ 10 क्वेश्चन देन व्हाट शुड आई डू? जो पैटर्न हम फॉलो करते वही करेंगे, है ना। देखो, 10 क्वेश्चन में से यदि किसी ने 8 क्वेश्चन या फिर 6 से ज्यादा क्वेश्चन किसी के सॉल्व हो रहे हैं, तुम बिगनर बॉक्स भी करोगे, वीकली असाइनमेंट भी करोगे, एचसीबी भी करोगे। यदि 10 में से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो उस स्टूडेंट के लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तुम वीकली असाइनमेंट सॉल्व करोगे, फिर बिगनर बॉक्स, फिर नोट्स के क्वेश्चन, बस इसी 3 के साथ ही तुम्हें मेहनत करनी है। जिसके 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो रहे हैं 10 में से, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। और ये हमेशा ध्यान रखना, ये कतई मतलब नहीं होता है कि हम इससे भी सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आईआईटी में सिलेक्शन, कभी ऐसा मत सोचना। सिर्फ तुम मॉड्यूल भी सॉल्व कर लोगे और मॉड्यूल के में तुम्हारा कमांड अच्छा है ना, तुमने चीजों को अच्छे से फील किया हुआ है, तो तुम किसी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी तुम इजिली टैकल कर सकते हो। ठीक है। तो कभी माइंड में ये मत आने देना कि अरे हमें तो सर ने ये बोला सॉल्व करने को, हम तो ऐसे भी कर भी नहीं रहे हैं, पता नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक है। सबके रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होते हैं, सबके नीड अलग अलग है। अब यदि किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ है तो उसे हमें क्या करना है, उसे हमें एक अपलिफ्टमेंट करना है, एक लेवल तक ऊपर करना है। ठीक है। अब यदि मैं कहूँ कि मान लो तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से आता है और तुम्हें मैं कहता हूँ वीकली रिवीजन सॉल्व कर, तुम बोर नहीं हो जाओगे? सोचो एक बार। यदि मान लो तुम्हें कोई चैप्टर अच्छे से नहीं आता, मैं कहता हूँ कि चलो एचसीबी सॉल्व करो, डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम
फिर वहां पे छोड़ दोगे। तो कहने का मतलब है कि हमें ये भी तो देखना है ना कि हमारा फ्रिक्वेंसी कौन से रेंज में लाई करता है, उस हिसाब का हमें मटेरियल मिले तो हमें फिर मन भी लगे, मजा भी आए सॉल्व करने में। और जब तक पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस हिसाब से मटेरियल मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे कभी भी अदरवाइज मत लेना कि सर तो हमें ये कह रहे हैं उसे ये, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक ही जैसा है। हमें बस खुद का इम्प्रूवमेंट चाहिए। वो इम्प्रूवमेंट यदि मुझे वीकली रिवीजन सॉल्व करके आता है तो मैं डेफिनेटली करूंगा, ठीक है। मुझे खुद का इम्प्रूवमेंट चाहिए और टेस्ट में मार्क्स चाहिए, बस इसके लिए जो हमें रिक्वायर्ड है वही चीज को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया हो तो एक बार डन का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे। देखना, तो लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दिया था। अब हाँ, पोटेंशियल बताया हुआ है। चलो हेडिंग लिखना। अब टॉर्क नहीं बताया ना, टॉर्क पोटेंशियल एनर्जी सब नहीं बताया ना। चलो हेडिंग लिखो, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल को हमने कहां पे प्लेस किया है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखना, इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज करो, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, और हमें ये डायपोल इस तरीके से प्लेस किया गया है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। अब ऐसे जब हमें डायपोल प्लेस किया गया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव है। यदि मैं इस पे फोर्स की बात करूं तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में क्यूई का फोर्स लगेगा और इसमें इस डायरेक्शन में क्यूई का फोर्स लगेगा। यदि इस डायपोल पे यदि मुझे एफ नेट देखना हो तो तुम क्या बताओगे? 0। और सिमिलरली यदि मैं टॉर्क देखूं तो टॉर्क में तुम 0 बताओगे। क्यों 0 बताओगे? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन से ही फोर्स पास हो रही है, तो टॉर्क भी यहाँ पे क्या है? 0। समझना। सोचो, अब मैं कहता हूं कि इसी डायपोल को मैंने थीटा एंगल ऊपर की तरफ रोटेट कर दिया है। कितना एंगल? थीटा। तो अब इस पे फोर्स किधर लगेगा? नेगेटिव पे पीछे की तरफ क्यू ई, पॉजिटिव पे आगे की तरफ क्यू ई। तो देखो अभी भी इस पे नेट फोर्स 0 जरूर है, बट अब टॉर्क 0 नहीं है। टॉर्क 0 क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें फील आएगा कि देखो इस पे एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर, कहीं ना कहीं घूमने की कोशिश कर रहा है क्या? फील करो एक बार। इस टॉर्क के डायग्राम को देखो, ऐसा है ये डायग्राम कि कोई इधर और कोई इधर खींच रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं घूमने की टेंडेंसी आ रही है। तो कहने का मतलब है कि इस सिस्टम में टॉर्क 0 नहीं है। तुम्हें ये वाला डायग्राम समझ आया हो तो पहले ये इसका मैसेज करो। हाँ बिल्कुल सही। देखना, तो अब इसमें तुम एक पॉइंट और नोटिस करो कि हमने इस डायपोल को, देखो ये डायपोल है, इस डायपोल को हमने ऐसे किया और इस पे जो टॉर्क है इसको फिर वापस ऐसे लेके आना चाह रहा है। समझना, हमने डायपोल को ऐसे किया और जो टॉर्क है उसको फिर वापस ऐसे लेके आना चाह रहा है। ये तुम्हें कैसे पता लगा? देखो इधर ये फोर्स और इधर ये फोर्स, ये दोनों फोर्स ऐसे घुमाने की टेंडेंसी रख रहा है। समझ रहे हो? तो वापस अपने मेन पोजीशन या फिर स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस ले जाने की टेंडेंसी है। तो इस इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम याद होगा,
कि जैसे हमने कहीं से ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करा, वापस उसी पॉइंट पे पोजीशन पे आने की टेंडेंसी रखता हो, तो उस इक्विलिब्रियम को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। नोट करना पहले यहां तक। क्यूई का डायरेक्शन समझ नहीं आया, क्या बात है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कैसे लगता है तुम्हें याद नहीं, भूल गए क्या सब कुछ। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें डाउट आ रहा है तुम्हें। मिहिर मैसेज करो। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज में रखूंगा तो क्या इस पे फोर्स आगे की तरफ लगेगा, और नेगेटिव चार्ज यदि मैं रखता हूं तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, ये तुम्हें नहीं पता है क्या। टाइम वेस्ट होता है। चलो आगे बढ़े क्या। देखना, फिर से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस केस में हमने डायपोल को ऐसे प्लेस करा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, इस तरीके हमने डायपोल को प्लेस किया, सोचना। और दूसरे केस में हमने डायपोल को जरा सा शिफ्ट भी कर दिया है, ऐसे। ठीक है, समझना ध्यान से। सोचो, यदि मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखूं तो हम क्या लिखेंगे, इधर है नेगेटिव चार्ज, इधर है पॉजिटिव, इधर माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स आगे की तरफ लगेगा। तो देखो ध्यान से, फिर से यहाँ पे मैं देखूं तो मेरा एफ नेट किसके बराबर है, 0। और ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे टॉर्क भी 0 दिख रहा है। टॉर्क 0 क्यों दिख रहा है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन से पास हो रही है फोर्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट को ध्यान से देखना। अब इस वाले डायग्राम को तुम अच्छे से देखो तो तुम्हें दिखेगा कि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ क्यू ई का। पॉजिटिव पे फोर्स किधर लग रहा है, क्यू ई का इस तरफ। तो सोचो, इस पे देखो, इस पे भी नेट फोर्स हमारा 0 है, लेकिन टॉर्क 0 नहीं है। कैसे नहीं है 0, क्यों नहीं है 0, देखो, क्योंकि ये इसको इधर खींच रहा है, ये इसको इधर खींच रहा है। फील करना, इससे इधर और इधर, तो ये क्या ऐसे आने चाह रहा है क्या। सोचो, ये हमारे पास डायपोल है, इधर फोर्स और इधर फोर्स है, तो ये मार्कर सीधा होके फिर ऐसे आने की टेंडेंसी रख रहा है। मतलब जिधर से हमने इसे रोटेट किया था, ये उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। मतलब ये जो इक्विलिब्रियम होगा, ये कौन सा होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो। और ये जो फोर्स है ना, इसी को कपलिंग फोर्स भी कहते हैं, सही मैसेज कर रहे हो। ये कपलिंग फोर्स की वजह से रोटेट होता है, राइट। और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम तुम्हें दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है, अनस्टेबल। ये अनस्टेबल क्यों है, समझ में आया। क्योंकि हमारा डायपोल पहले ऐसे था, देखो, लेकिन जैसे हमने इसे थोड़ा सा टिल्ट किया तो इस पे टॉर्क लग के इसे ऐसे कर दे रहा है। तो हमने स्टार्टिंग में ऐसे लिया था, अब हो गया ऐसे। ब्लैक, ये ब्लू को देखो ध्यान से, पहले ऐसे था अब ऐसे हो गया। तो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन को वापस रीगेन नहीं कर पाया, तो इसे हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नोट कर लेना, डन का मैसेज करना। चलो आगे बढ़ेंगे।
अब हम कैलकुलेट करेंगे कि टॉर्क कितना लग रहा है। ध्यान से देखना, ये तो मैंने तुम्हें सिचुएशन को विजुअलाइज कराने की कोशिश करा। यदि मैं डायपोल को डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन पे रखूंगा तो किस तरीके से इस पर फोर्स लगेगा, किस तरीके से इस पर टॉर्क लगेगा। अब हम टॉर्क का कैलकुलेशन करना चाहते हैं। ध्यान से देखना, एक डायपोल को मैंने इस तरीके से प्लेस किया है। एक डायपोल को हमने इस तरीके से प्लेस किया, ठीक है, ये हमारे पास डायपोल, समझना। अब इधर ये एंगल हम थीटा मानते हैं, ये जो एंगल है ये हमारे पास थीटा। अब यदि हम इस पे फोर्स देखें तो कैसे फोर्स अप्लाई करोगे, देखो इसके पीछे QE का फोर्स अप्लाई करोगे, इस तरफ तुम एक QE का फोर्स अप्लाई करोगे क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें आगे की तरफ दिया गया है। मानो डायपोल के लिए हम लेंथ L मानते हैं, तो यहाँ पे एक मैं इस तरीके से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करूं तो ये भी एंगल थीटा होगा। एंड इस परपेंडिकुलर लेंथ की बात करूं तो कितना होगा, L sin थीटा। ये जो लेंथ मैं देख रहा हूँ L sin थीटा। अब इस पॉइंट के अबाउट, ए पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क लिखना चाहता हूँ। तो देखो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लिखना चाहते हैं। तो देखो इस पॉइंट का अबाउट टॉर्क, इस फोर्स की वजह से इफेक्ट जीरो हो जाएगा, जो होगा इसकी वजह से होगा फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स है कितना QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना L sin थीटा। तो इसी टॉर्क को मैं आगे लिखूं तो देखो Q और L को एक साथ लिखा हूं और E sin थीटा, तो Q इंटू L, क्या इसे मैं डायपोल मोमेंट P लिख सकता हूं। तो टॉर्क कितना आ जाएगा PE sin थीटा। और इसी को यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो सिंपल आ जाएगा टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस C। नोट करना, नोट कर लिए हो तो डन का मैसेज करो। चलो इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखेंगे। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे, डन का मैसेज करो नोट कर लिए हो तो। देखना क्वेश्चन फर्स्ट, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम और डायपोल दिया गया है 5 माइक्रोकूलम पर मीटर। तुमसे इसमें पूछा गया मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा ये तुमसे पूछा गया है। और दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, एक इनफाइनाइट चार्ज शीट है, शीट जिसपे पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनफाइनाइट चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यदि तुम्हें याद हो तो हमें बताया गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है ना।
इस पे सिग्मा का चार्ज डेंसिटी दिया गया है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, ये दिया गया है। और सामने इस टाइप का एक रॉड दिया गया है, ध्यान से देखना, एक ऐसा रॉड प्लेस किया गया है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, और इधर नेगेटिव चार्ज और ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। चार्ज डेंसिटी दोनों में लैम्डा दिया गया, ठीक है। लेंथ, टोटल लेंथ है 2l, यानी कि ऊपर l और नीचे l। तो इस रॉड पे हमसे टॉर्क पूछा गया है, फाइंड टॉर्क ऑन दिस रॉड। करो तो सॉल्व। चलो, ये तो आ गया होगा पहला वाला आंसर। दूसरा वाला सॉल्व करो, 3 मिनट का टाइम है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ गया होगा आई थिंक, है ना। मैक्सिमम टॉर्क पूछा गया, यानी कि टॉर्क हमें क्या पता है, पीई साइन थीटा। तो मैक्सिमम के लिए साइन थीटा क्या लोगे, 1। और पी हमें कितना गिवन है, 5 इंटू 10⁻⁻6, और इधर 2 इंटू 10⁻4, तो 10 इंटू 10⁻⁻2, तो यहाँ पे लिखेगा 0.1 न्यूटन मीटर। टॉर्क के लिए इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। ये आंसर आया क्या फर्स्ट का, तो यस का मैसेज करो। फर्स्ट का आंसर यदि यही आया हो तो यस का मैसेज करो। चलो दूसरा देखते हैं, मेन क्वेश्चन तो सेकंड है। मिटाऊं क्या इसे,
ओके देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो हमें टोटल लेंथ कितना दिया गया 2l, ठीक है। चार्ज डेंसिटी हमें कितना दिया गया लैम्डा, और हमसे टॉर्क पूछ लिया गया है। देखना ध्यान से, हमसे टॉर्क पूछ लिया गया। देखो कैसे करेंगे सॉल्व। तो इधर से मैंने कोई x डिस्टेंस पे एक छोटा सा dx एलिमेंट अज्यूम किया है, ठीक है। और इस dx एलिमेंट पे फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ। तो सिंपल लिखोगे dq इंटू ई, एंड सिमिलरली नीचे की तरफ किधर, इस तरफ फोर्स लगेगा। और इधर कितना लगेगा, dq इंटू ई। ऐसा ही होगा क्या, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन देखो, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स आ गया, नेगेटिव पे पीछे, इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या। सही है। यदि मुझसे कहा जाए कि dq क्या लिखें, तो dq हम क्या लिखेंगे बताओ, लैम्डा इंटू डी क्यू। एक मिनट, लैम्डा इंटू डी एक्स, यही लिखोगे, लैम्डा इंटू डी एक्स। अब यदि मैं कहूं कि टॉर्क बताओ, किसी एक, मान लो ए पॉइंट हमने अज्यूम करा, इस ए के अबाउट मुझे टॉर्क लिखना है। तो क्या ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसे मैं लिख सकता हूँ 2x साइन थीटा। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसे मैं लिख सकता हूँ 2x साइन थीटा। देखो ध्यान से, सही है ना। तो अब मैं लिखता हूँ टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क कितना होगा, डी क्यू इंटू ई, 2x साइन थीटा, डी क्यू इंटू ई, 2x साइन थीटा। सही है। एंड समझना ध्यान से, और डी क्यू की जगह क्या लिखोगे, लैम्डा इंटू डी एक्स। तो ई साइन थीटा, बस इसी को तो इंटीग्रेट करना है। तो इधर से नेट टॉर्क मिलेगा, कांस्टेंट बाहर निकालो, तो 2 लैम्डा ई साइन थीटा कांस्टेंट बाहर, और यहाँ पे एक x भी रहेगा। तो इधर से आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से। ध्यान से, माइनस एल से प्लस एल नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने इस फोर्स को ऑलरेडी इसमें काउंट कर लिया हुआ है। यहाँ जो 2x साइन थीटा लिखे हुए इसी वजह से लिखूं क्योंकि ये लेंथ 2x है, देखो ध्यान से। ठीक है, तो लिमिट हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 से l तक, राइट। तो टॉर्क यहाँ से आ जाएगा 2 लैम्डा, और ई की जगह वैल्यू पुट करो, तो इससे ये कैंसिल, सॉरी, इससे ये कैंसिल, और आंसर लैम्डा सिग्मा एल स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा। देखो अच्छे से समझ आया हो तो यस का मैसेज करो। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन है। चलो नोट कर लिए हो तो एक बार डन का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे।
चलो अब हेडिंग लिखना पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक हम टॉर्क देख रहे थे, अब हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट टेस्ट में 11th का कौन सा टॉपिक आ रहा है? नेक्स्ट टेस्ट में 11th का कौन सा टॉपिक आ रहा है? ग्रेविटेशन। ओके, तो सैटरडे को हम ग्रेविटेशन का रिवीजन करेंगे, ठीक है। सिंगल एक ग्रेविटेशन ही है क्या, और भी कोई दूसरा टॉपिक है? सिर्फ ग्रेविटेशन है? ओके ठीक है, तो हम ग्रेविटेशन को दो पार्ट्स में डिटेल में देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो सैटरडे आएगा। तो हाफ इसमें देखेंगे, हाफ अगले में देखेंगे। ग्रेविटेशन 2 भी आएगा, मतलब ग्रेविटेशन तो एक ही है ना। 11th पोर्शन से ग्रेविटेशन आ रहा होगा, ये कहने का मतलब है सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट इसमें एनएलएम और काइनेमेटिक्स में इंक्लूड रहेगा ना? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ग्रेविटेशन, सिर्फ ग्रेविटेशन से क्वेश्चन होंगे। एनएलएम के क्वेश्चन तो सही किए हो गए, जो अपन ने क्लास में लिया था वही क्वेश्चन आ गया था, नहीं? एनएलएम के क्वेश्चन तो सही किए हो गए तुम सभी ने। हाँ बहुत बढ़िया। डेटा अलग था बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही था। बढ़िया, चलो आगे बढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल एनर्जी फिर से मैं एक दो पॉइंट लिखूंगा जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। दूसरा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये लिख सकते हैं, सही है। नेक्स्ट पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। ये सब पहले भी लिखा था, अब भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो हमें ना वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल सॉल्व करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा टॉर्क के टर्म्स में, ठीक है। इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो इधर से हमें मिल जाएगा वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल टॉर्क किसके बराबर है? टॉर्क सिंपल पीई साइन थीटा के बराबर है, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? तो थीटा 1 से थीटा 2 तक। मानते हैं कि पहले डायपोल थीटा 1 पोजीशन में है, सपोज ये डायपोल मतलब ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन, पहले मैं मानता हूं कि डायपोल थीटा 1 पे है। अब डायपोल थीटा 1 तक रोटेट कर गया, तो इस थीटा 1 से थीटा 2 के रोटेशन में हमें कितना वर्क डन करना हुआ ये हम निकालना चाहते हैं, सिंपल। तो क्या करोगे, देखो कांस्टेंट बाहर निकालो, तो पीई कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन किसका होगा? साइन थीटा का। लिमिट कहां से कहां तक? तो थीटा 1 से थीटा 2। साइन का इंटीग्रेशन तुम्हें याद होगा माइनस कॉस, तो यहाँ पे सिंपल पीई कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे यदि मैं लिमिट ना रखूं, सपोज लिमिट हम यहाँ पे नहीं रखते हैं, सपोज एक सेकंड के लिए लिमिट यहाँ पे मैं नहीं रखता हूँ, तो सिंपल पी कॉस थीटा होगा। तो तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ पीई कॉस थीटा, ठीक है। तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा। लेकिन जब हम लिमिट यहाँ पे रख देते हैं, देखना लिमिट की जब मैं बात करूं थीटा 1 से थीटा 2, तो अब यहाँ पे क्या लगाओगे? थीटा 1 से थीटा 2, तो जो आंसर आएगा वो पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 ऐसे लिखोगे। और इसी को अच्छे से अरेंज करें तो पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आ जाएगा सिंपल। अब देखो वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल को मैं ऐसे भी तो लिखता हूँ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर पीई कॉस
θ1 माइनस कॉस θ2। तो ये मेरे पास रिलेशन है, एक बार देखो। पेपर मैं सेट नहीं करता हूँ, पेपर के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। हमें बस सिलेबस दे दिया जाता है कि ये सिलेबस इस टेस्ट में आ रहा है, बस पेपर का काम कोई दूसरे टीचर करता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन में तो रिलेशन पता ही है ना, तो कोई एक के लिए हम सॉल्व करेंगे तो दूसरा हम ऑटोमेटिक बता सकते हैं। ये रिलेशन तो इसीलिए लिखा है ना। नोट कर लेना, डन का मैसेज करना, फिर इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लिखना क्वेश्चन, फाइंड वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स find work done by an external force to rotate dipole, to rotate a dipole, electric dipole, to rotate a electric dipole 30 degree to 120 degree, 30 degree to 120 degree with the electric field, 30 degree to 120 degree with the direction of electric field, with the direction of electric field। पहले डायपोल 30 पे था, बाद में 120 तक रोटेट कर दिया गया। तो इस काम को करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क डन किया, ये तुमसे पूछा गया है। डायपोल का मैग्नीट्यूड पी ले लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। आंसर बताओ। पीई √3। ओके, देखते हैं।
आया आंसर? ओके, देखो करते हैं सॉल्व। हमें वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल चाहिए, राइट? तो क्या मैं डायरेक्ट लिखूं वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू, लिमिट के साथ रखें तो पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, यही तो आएगा? सोच के देखो। ये आएगा ना, पीई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। चलो करते हैं सॉल्व। कॉस थीटा वन यानी कि एंगल हमारा कितना है 30 डिग्री, तो तुम्हें पता है कॉस 30 होता है √3/2। कॉस 120 कितना होता है? तो कॉस 120 कितना होगा बताओ? 1/2, बट माइनस साइन के साथ, यही आएगा क्या? है ना, माइनस कॉस 120 माइनस 1/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो मेरा आंसर है ये है पीई √3+1/2। समझ में आया हो ये, इसका मैसेज करो। चलो कोई डाउट नहीं, क्या हम आगे बढ़े? अब लिखना डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि डायपोल को जब हमने अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट ऊपर, हेडिंग लिखो एसएचएम इन डायपोल। एसएचएम ऑफ अ डायपोल है ना, एसएचएम ऑफ अ डायपोल। एसएचएम की बात करेंगे, देखो ध्यान से। तो मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है। मानो इधर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सब जगह। मानो यदि मैं कोई डायपोल पहले ऐसे प्लेस किया हुआ है, मैंने इस डायपोल को कोई थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया इस तरीके से। तो जब मैं थीटा एंगल डिस्प्लेस करूंगा तो क्या डायपोल ये खुद वापस आने की टेंडेंसी रखेगा क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम में देखा था हमने। तो देखो जब ये डायपोल ऐसे है, समझना, अब मैंने क्या करा कि इसे जरा सा डिस्प्लेस कर दिया। तो मैं डिस्प्लेस करूंगा तो इस पर टॉर्क लग के फिर वापस आएगा, लेकिन जब वापस आएगा तो इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो फिर थोड़ा नीचे तक चला जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे। तो ये इस तरीके से, समझ रहे हो क्या, रोटेट करेगा। तो ये एसएचएम है, अपने मीन पोजीशन को वापस रीगेन कर रहा है, फिर वापस एक्सट्रीम तक जा रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम तक जा रहा है। तो हम इस एसएचएम का टाइम पीरियड, हाँ बिल्कुल एंगुलर एसएचएम है, हम इस एसएचएम का टाइम पीरियड सॉल्व करने वाले हैं। मतलब ये जो एसएचएम है ना, ये देख रहे हो, इसका हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? सिंपल, देखो हमने जब इसे इस तरफ रोटेट किया तो टॉर्क क्या इस डायरेक्शन में लग रहा है क्या? सोचो, हमने जब थीटा को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट किया है, किधर? एंटी क्लॉकवाइज में। तो क्या इस पे जो टॉर्क लग रहा है वो क्लॉकवाइज में लग रहा है? सोच के बताओ कैसे लग रहा है क्लॉकवाइज में। देखो ये इधर आना चाह रहा है, तो ये आने की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज। आया समझ? तो कहने का मतलब सिंपल है कि यदि मैं रिस्टोरिंग टॉर्क की बात करूं तो क्या मैं लिख सकता हूं माइनस पीई साइन थीटा। माइनस क्यों? क्योंकि थीटा और टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में है। दूसरा पॉइंट, हमें पता है कि जो भी हम एसएचएम करते हैं वो सब कुछ स्मॉल एंगल के लिए होता है। तो फॉर ए स्मॉल एंगल क्या हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, राइट? तो यहाँ से डी स्टोरिंग टॉर्क को हम लिख सकते हैं पीई इंटू थीटा, एंड टॉर्क आई अल्फा इक्वल्स टू पीई इंटू थीटा। अल्फा इक्वल्स टू माइनस पीई अपॉन आई इंटू थीटा। अब ये जो टर्म है ना, एसएचएम के लिए हमें पता है कि अल्फा जो है वो इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा की, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो जब हमने इससे कंपेयर किया तो हमें दिख रहा है कि ओमेगा की जगह क्या रखा है? पी अपॉन आई। तो यहाँ से हम ओमेगा क्या लिखेंगे? अंडर रूट पीई अपॉन आई। और यहाँ से यदि मैं टाइम पीरियड लिखना चाहूँ तो 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई, जिसमें आई है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई है क्या हमारा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, नोट करना।
नोट कर लेना, डन का मैसेज करना। इलेवेंथ के फॉर्मूला से कैलकुलेट करनी होगी, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें जो 11th में पढ़े होगे ना, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हें कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। आगे बढ़े। चलो देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखना, इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अब हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मान लो कुछ इस टाइप से, है ना। नॉन यूनिफॉर्म है, रैंडम सा कुछ ऐसा मान सकते हो, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमें यहाँ पे कहीं डायपोल हमने प्लेस किया है, ठीक है। इधर है -q और इधर +q। तो अब इतना तो समझ में आता है कि अब इसमें एफ नेट भी 0 के बराबर नहीं होगा और टॉर्क भी तो 0 के बराबर नहीं ही होगा। क्यों? क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E1 और E2 तो इक्वल होएगा नहीं। अब E1 E2 इक्वल होगा नहीं मतलब कि फोर्स के डायरेक्शंस भी अलग होंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी अलग होगा, राइट। तो एफ नेट 0 टॉर्क 0 हम ऐसा रफली कह सकते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन की बात करूं तो सोचना, अब हमसे कोई पूछे कि हमें इस डायपोल पे फोर्स बताओ, तो फोर्स हम सिंपल लिखते हैं P इंटू डीई बाई डी एक्स। पी इंटू डीई बाई डी एक्स, और इसे हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखना, कि फोर्स बराबर डायपोल इनटू, मतलब डायपोल मोमेंट इनटू रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेट रेट नहीं, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक, ऐसे देखो, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ। तो ये मुझे यहां से क्या मिल जाता है, फोर्स, ठीक है। फोर्स इक्वल्स टू डायपोल मोमेंट इनटू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ। तो देखो ये चेंज इन क्यों, और यहाँ पर यूनिट लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। हमें ये क्यों बताया जाता है, समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझो। देखो यदि मैं तुमसे कहूं कि इस पे हमें फोर्स बताओ, तुम कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जिधर टेंजेंट है उसी डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, और इस पे किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे सॉल्व करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर टेंजेंट ड्रॉ करके, सही है ना। अब सोचो इसमें ये दो अलग अलग डायरेक्शन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वाले के लिए इसी डायरेक्शन में इसका मैंने कंपोनेंट्स कर लिए, तो हमें इस डायरेक्शन का फोर्स पता लग जाएगा। तो जब हम इस डायरेक्शन के कंपोनेंट्स कर रहे हैं तो बाकी को मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ। सिमिलरली जब मैं इधर देख रहा हूँ तो बाकी को कांस्टेंट मान रहा हूँ। इससे फायदा क्या होगा, फोर्स कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि हम एक साथ तीनों को नहीं देख सकते। अब देखो ना, ये डायपोल है, इधर भी फोर्स लगे, इधर भी लगे, इधर भी लगे, जा किधर है हमें पता ही नहीं लगेगा। तो हमने क्या करा कि बाकी दो को कांस्टेंट मान के सिर्फ एक डायरेक्शन को विजुअलाइज करा। जब इधर हमें समझ आ गया तो उस दो को कांस्टेंट मान के फिर तीसरे डायरेक्शन को विजुअलाइज करा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। और इस तरीके से यदि हमें फोर्स एफ नेट लिखना हो तो हम लिखेंगे पी डीई। अब यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन आ जाए, क्यों? क्योंकि हम दो पार्ट को कांस्टेंट मान रहे हैं। पी डीई बाई डी वाई जे कैप, पी डीई बाई डी जेड के कैप। तो इस तरीके से हमारा फोर्स आएगा, ठीक है। ये नोट करना, फिर तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
ये बहुत रेयर पूछा जाता है इस टॉपिक से क्वेश्चन, बट फिर भी एक बार देखना जरूरी है। नोट कर लियो तो डन का मैसेज करो। चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे बेस्ड, हमें आइडिया लगेगा। देखो ये लाइन ध्यान रखना है ना, डायपोल मोमेंट इनटू चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। ठीक है, इसी से हमें ये आइडिया लगा कि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें। देखना हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर गिवन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सिंपल, तो ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है। और डायग्राम में हमें एक डायपोल इस तरीके से प्लेस किया गया है, इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई, और इधर हमने एक डायपोल प्लेस किया हुआ है। मतलब डायपोल है किधर, पी नॉट, मानो पी नॉट है आई कैप में, ये हमें डायपोल का डायरेक्शन। हमसे पूछा गया फाइंड फोर्स ऑन डायपोल, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हमें पता है क्या कि देखो एफ फोर्स हम क्या लिखेंगे बताओ, पी डीई बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स ही क्यों लिखा, क्योंकि डायपोल तो मेरा एक्स डायरेक्शन में है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज हमें सिर्फ एक्स से मतलब होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स लिखा। अब मुझे क्या करना होगा, इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना होगा, करते हैं डिफरेंशिएट। तो डीई बाई डी एक्स कैसे लिखोगे, करो डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे आएगा सिंपल एक्स का डिफरेंशिएशन dx बाई डी एक्स आई कैप, और यहाँ पे लिखोगे डी ऑफ, देखना ध्यान से, डी ऑफ वाई डिवाइड बाई डी एक्स, और इस तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वाई कांस्टेंट। तो यहाँ पे सिंपल तुम्हें आई कैप आ रहा है इसका डिफरेंशिएशन करने पे, है ना। सपोज यहाँ पे मैं 2 लगा देता तो यहाँ पे 2 आ जाता, यहाँ पे 2 आई कैप आ जाता। तो यदि मैं फोर्स लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 2 आई कैप और पी, यानी कि 2p आई कैप का इस पे फोर्स लग रहा है। कुछ आइडिया लगा क्या, आइडिया लगा हो तो इसका मैसेज करो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करेंगे। अब तुम बिगनर बॉक्स 6 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, और जो ग्रुप पे हमें वीकली रिवीजन शीट पोस्ट की गई है, पी नॉट बिल्कुल सही बोल रहे हो, पी नॉट लिखना चाहिए, हाँ। और जो ग्रुप पे हमें वीकली रिवीजन शीट पोस्ट की गई है उसे भी हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो भी अब पीछे के होमवर्क्स वगैरह हैं सब अब कंप्लीट करते चलो। अभी आने वाले 1-2 दिन में कुछ खास होमवर्क नहीं मिलेगा, तो ऐसा मान के चलना कि जो भी मेजर होमवर्क है वो नेक्स्ट वीक से ही मिलना है। तो इस वीक में जो भी तुम्हारे पास टाइम है
उस टाइम को प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रिवाइज करने में, या फिर जो भी तुमने बिग बॉक्स पहले सॉल्व नहीं किए हो वो सबको करने में यूटिलाइज करना, प्रॉपर टाइम यूटिलाइजेशन। और घर पे अपने को कम से कम 7 से 8 घंटा पढ़ने हैं, ये ध्यान रखना। 7 to 8 आवर्स अपने को इफेक्टिव पढ़ाई पढ़नी है, विदाउट फोन, विदाउट इधर उधर, ठीक है। कम से कम 7 से 8 घंटा विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। तो ये हमें आवर्स चाहिए घर पे। 4-5 घंटे में कुछ नहीं होगा, ये मान के चलो तुम। यदि आईआईटी का सपना लेके चल रहे हो तो अपने आवर्स बढ़ाओ। हाँ मतलब मॉड्यूल फोन में रहते हैं तो फोन को अपन सिर्फ फोन के लिए यूज करें, इंस्टा वगैरह साइड में खोल के मत देख लेना। कोई नोटिफिकेशन आया तो चलो एक बार देख लेते हैं, कुछ मैसेज वैसेज तो नहीं ना आया है। तो ये सब नहीं करना अपने को, ठीक है। देखो मैं फिर कहूंगा टाइम टेबल में तुम ऐसे, अब तुम्हारे सोने का क्या टाइम टेबल है उसके हिसाब से तुम्हें देखना होगा। मान लो यदि मैं आइडियल केस लेता हूँ, तो यदि तुम मान लो 12 बजे सोते हो, 6 बजे जगते हो, सपोज, हाँ बिल्कुल 6 घंटा ज्यादा सोना भी नहीं है, ठीक है। 12 बजे सोते हो, 6 बजे जगते हो, तो तुम सिंपल कर सकते हो कि हाँ, तो बस सुबह पढ़ते रहो। अब घर पे है, लॉकडाउन है, कहीं बाहर जाना नहीं है, अब इससे अच्छी बात और क्या है बताओ। 11 से 5 सही है, सही है, बहुत बढ़िया टाइमिंग है, बिल्कुल सही टाइमिंग है। बस इस टाइमिंग में सो और बाकी में पढ़ते रहो, कहीं कुछ नहीं करना है। इफेक्टिव पढ़ाई करनी है अपने को। टाइम टेबल में ये हमेशा ध्यान रखना कि जो भी तुम्हारे पास फ्री टाइम है उसको अपॉन 3 करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, है ना। मतलब मान लो जो भी एक्स्ट्रा, जैसे मान लो तुम्हारे पास, हाँ विदाउट ऑनलाइन लेक्चर की बात कर रहा हूँ बिल्कुल। जैसे मान लो मेरे पास 10 आवर्स का फ्री टाइम है, तो मैं 10 में से 8 आवर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो 8/3 लगभग 2.5 घंटा मान लो, एक रफली एस्टिमेट, है ना। तो 2.5 घंटा में एक सब्जेक्ट पढ़ा, और जो मैंने 2 घंटा एक्स्ट्रा छोड़ा है ना, उस 2 घंटा में हमें लगता है कि नहीं आज फिजिक्स का होमवर्क ज्यादा है, आज केमिस्ट्री का होमवर्क ज्यादा है, आज मैथ्स का ज्यादा है, तो उस 2 घंटे में हम इस वाले टॉपिक को कवर अप करेंगे, समझे। 1 आवर फॉर वर्कआउट, सही है, हेल्दी बॉडी के लिए सही है। तो बहुत करते हो क्या घर पे वर्कआउट? कौन कौन करता है वर्कआउट? अरे नाइस, वंस अ वीक, एवरी डे, ओ माय गॉड, ऑन संडे, हम्म, ओनली फॉर 30 मिनट्स एवरी डे, नाइस यार, सही बात है। एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, उसके बाद फिर तुमसे पूछेंगे। खैर, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, यदि तुमने ये मेंटेन किया हुआ है तो बेस्ट है आई थिंक। सही है, तो बेस्ट ही है, और क्या चाहिए अब जिंदगी में। वर्कआउट भी कर लेते हो, माइंड को फ्रेश रखते हो, तो बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और क्या चाहिए जिंदगी में बताओ। और जिंदगी में जो भी चाहिए वो बाद में ले लेना, अभी नहीं, अभी सिर्फ पढ़ाई। चलो ये हो गया हो तो फिर आगे बढ़े। एक लास्ट क्वेश्चन है, वो कर लेते हैं जल्दी से, है ना, टाइम कम है। देखो हमारे पास एक लाइन चार्ज गिवन है, लाइन चार्ज, लैम्डा का चार्ज डेंसिटी जिसपे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ इनफाइनाइट मानो, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ, लैम्डा का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और इधर हमें कोई डायपोल दे दिया गया आर डिस्टेंस पे, और इस डायपोल पे हमसे फोर्स पूछ लिया गया, फाइंड फोर्स ऑन दिस डायपोल। कैसे करेंगे? सिंपल समझ में आता है कि F बराबर लिखूं P DE बाई डी आर, क्योंकि आर के टर्म में तो आर लिखते हैं। अब हमें एक लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है 2 k लैम्डा बाई आर, तो यहाँ से सिंपल DE बाई डी आर क्या लिखेंगे बताओ, 2 k लैम्डा, और 1/r का डिफरेंशिएशन होता है -1/r², सही है। तो यहाँ से मैं DE बाई डी आर कितना लिखूं, 2 k लैम्डा बाई r² विद नेगेटिव साइन, बस इसे पुट करो। तो F बराबर P इंटू 2 k लैम्डा अपॉन
आर स्क्वायर माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये हमें फोर्स मिलेगा किस पे, डायपोल पे। नेगेटिव साइन क्या बताता है, किस पे नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव, है ना। नेचर ऑफ फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव, तो फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, इस वजह से नेगेटिव साइन आया। क्या तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया? देखो सिंपल, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट कर दिया, आंसर। तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो यस का मैसेज करो, फिर हम एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास का मैंने होमवर्क तुम्हें बता दिया है, बिगनर ऑफ 6 कंप्लीट, और जो भी बैकलॉग है पहले के भी सब सॉल्व करते चलो। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इजी टॉपिक है। बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हो प्रणव, है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। और कितना टाइम लगेगा चैप्टर खत्म होने में? भी टाइम लगेगा यार, टोटल 22 लेक्चर का ये कंटेंट होता है। चलो मिलते हैं, ओके बाय।